नमस्कार मित्रों, प्रतीक्षारत विश्व भर के साहित्यकार लोग इस बार साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिलता है। और ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये एक अच्छी सुखद बात ये है कि ये जैसे विज्ञान के डिसिप्लिन में दो दो तीन तीन में बांट कर दिए गए, ये एक ही लेखक को मिला। वही बात कि लेखक और लेखिका, मेरा अपना विचार है कि ये जो है लेखक के मामले में, लेखन के मामले में हमें लिंग भेद नहीं रखना चाहिए। लेखक लेखक होता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बारे में जिसको ये मिला है, एनी एनेक्स, ये बड़ी दिलचस्प सी एक साहित्यकार है जिसमें आप बहुत महसूस करेंगे कि भोगा हुआ यथार्थ, ये तो सबने लिखा, भोगा हुआ यथार्थ, जो भी ईमानदार लेखन है वो भोगे हुए यथार्थ पर ही केंद्रित होता है। लेकिन उसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं वो लेखक अपने ऊपर वर्ण नहीं करता, उनको पहनता नहीं है। लेकिन एनी की जो विशेषता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ईमानदार लेखन के लिए जोखिम भी उठाया, साहस भी जुटाया, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भाषाई बंधन के, बिना किसी भौगोलिक बंधन के उसको बयान भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे हम लोग कई बार महसूस भी करते हैं, चर्चा भी कर चुके हैं कि महाभारत की विशेषता क्या है। कि महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है कि उसमें कृष्ण जी की गीता है या उसमें अर्जुन का पराक्रम जो है वो भी दिया गया है, या उसमें बहुत सारा घटनाक्रम है वो दिया गया है, या उसमें कृष्ण है। सिर्फ इस बात का महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि इसमें जो लेखक है मूल रूप से, अर्थात वेद व्यास, वो स्वयं महाभारत का एक पात्र है। और अब उस नज़रिए से, उस दृष्टिकोण से यदि हम महाभारत पर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि ये प्रामाणिक भी है, क्योंकि लेखक तो स्वयं एक किरदार है इसमें। और इसमें लेखक ने इस बात का भी प्रयास नहीं किया कि वे अपनी ओर से कुछ सत्य वो ओढ़े या सत्य आगे बांटे या सत्य आगे वितरित करे, आगे दूर तक ले जाए, ऐसा उसका कोई मंशा भी नहीं होता, क्योंकि मूल रूप से वह लेखक है। और वही स्थिति एनी एनॉक्स की है कि उसने जो भी लिखा उसके लिए साहस भी जुटाया और जोखिम भी उठाया। जोखिम इतना ख़तरनाक था कि उसने, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि उसने गर्भपात के ऊपर भी एक आधारित कथानक पर आधारित, गर्भपात के विषय को लेकर आधारित एक कथानक को लेकर उसने एक उपन्यास रचा, एक कृति रची। और ये कृति तब उसने प्रकाशित करवाई, प्रकाशक को तब दी जब ये वह समय था जब पूरे फ्रांस में गर्भपात गैर कानूनी था। उन दिनों में गर्भपात के विषय को लेकर, एक संवेदनशील विषय को लेकर कोई भी बात करना और पूरी की पूरी कृति रच देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए निश्चित रूप से जब तक लेखक भीतर से सुदृढ़ नहीं है, बेबाक बयानबाजी से बिल्कुल परहेज़ ना करने वाला है, और जब तक उसको ये आदत नहीं है कि वो शब्दों को ना तो चबाएगा, ना ही शब्दों को कवच की तरह इस्तेमाल करेगा, बल्कि जो तथ्य है, जो यथार्थ है, उसको साहित्य का मुलम्मा पहनाकर साहित्य के नाम पर उसको परोस देगा। और यही काम इसने किया। और कदाचित शायद यही एक कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि जिससे इसकी हर कृति जो है वो चर्चित रही, हर कृति पर जमकर बहस हुई, और किसी भी कृति को लोगों ने सहज भाव से पढ़ने के बाद हाशिए पे नहीं सरकाया, बल्कि उस पर चर्चा हुई। कुल अब 82 साल की एनी हो चुकी हैं, और अब तक 40 से भी 40 कृतियाँ उनकी जो हैं वो प्रकाशित हैं।
इसके अलावा भी कहा यह जाता है कि पांडुलिपियाँ भी तैयार हैं। कुछ एक अन्य कृतियों की लगभग 5 ऐसी कृतियां हैं जिनकी पांडुलिपियां उनके पास हैं, लेकिन वो उनके प्रकाशन से पहले उनको 1-2 बार 3 बार फिर वो उस पर दृष्टिपात कर लेना चाहती हैं, ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि उन्होंने कहीं भी अपने पूरे जीवन के जो एक जूझने की जो प्रवृत्ति है उसके साथ कोई समझौता ना किया हो। वह समझौतों में विश्वास नहीं करती, जो है उसे बयान कर दिया, और इसलिए उनमें विशुद्ध रूप से ईमानदार लेखन जो है वो झलकता है उसकी हर कृति में। 40 कृतियाँ छप चुकी हैं, मैंने आपको बताया। अगर 5 या 6 अगर पांडुलिपियाँ तैयार हैं तो वो भी सिर्फ प्रतीक्षा में इस बात की हैं कि प्रकाशक तो द्वार पे खड़े रहते हैं, कौन नहीं छापना चाहेगा ऐसी बड़ी लेखक जिसको बुकर पुरस्कार भी और न जाने कितने पुरस्कार, उसको कितने सम्मान मिल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने सिर्फ ये सोच कर कि जब तक मैं इन्हीं अपनी ही कृतियों के मार्ग से 2 बार 3 बार गुज़र ना जाऊं, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे ये लगे कि यहाँ आकर एनी जो है वो कहीं बिखराव का शिकार हो गई या संशय का शिकार हो गई, या उसने समझौते कर लिए वैचारिकता से या वैचारिक प्रतिबद्धता से। इस आरोप को वो लेकर ना तो जीना चाहती है ना लिखना चाहती है, और ये सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि को लेकर उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि राशि बहुत बड़ी होती है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान भी है, और ये उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जितना बाकी विधाओं में माना जाते हैं। चाहे वो विज्ञान की विधाएं हैं, चाहे वो शांति पुरस्कार है, उसमें भी हमेशा शिखर को सम्मानित करने की एक होड़ नोबेल पुरस्कार की निर्णायक समिति में लगी रहती है कि हम नोबेल के नाम पर सिर्फ उसी को ही सम्मानित करेंगे जो शिखर पर है, चाहे वो लेखन का क्षेत्र है, चाहे शोध का है, और चाहे वो रसायन शास्त्र का है, और चाहे वो जीव विज्ञान का है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जब हम देखा यही जाता है कि ऊपर जो बैठा है व्यक्ति, रचनाकार, उसको उसका सही सम्मान मिले, इस बात का प्रयास होता है, और प्रतिबद्धता नोबेल की भी इसी बात को लेकर है। बाकी मित्रों, हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार एक प्रतिक्रिया के स्वरूप स्थापित हुआ था, और प्रतिक्रिया भी है कि नोबेल जो स्वयं डायनामाइट का जो आविष्कारक था, उसके बारे में गलती से एक ऑबिचुअरी छप गई। ऑबिचुअरी क्यों छप गई? क्योंकि उसी के नाम का एक और व्यक्ति उस दिन चल बसा था, और बहुत सारे मीडिया के बहुत सारे स्तंभों में इस बात का जिक्र हुआ कि ये तो गया, ये तो नोबेल ही भाई जो गया, और उसको लेकर ऑबिचुअरीज़ छपनी शुरू हो गई। ऑबिचुअरीज़ तो आजकल मीडिया में एक रिवाज भी है कि जो भी आदमी मरणासन है या बीमार पड़ा है, उसके बारे में एक बैकग्राउंडर तैयार करके पहले ही रख लिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि वो दम तोड़ जाए और हमारे जो मीडिया का जो अंग है वो उसको कवर ना कर पाए, हमारा प्रकाशन या हमारा प्रसारण। तो वो सारी चीज़ें पहले तैयार रखते हैं, और उसी नाते से नोबेल की भी सारी की सारी ऑबिचुअरीज़ तैयार थी जब वो थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ। और जब ऑबिचुअरी छप गई तब नोबेल को पता चला, भाई मैं तो कहाँ दावा करता था कि मैंने विश्व को क्या क्या नहीं दिया, और ऑबिचुअरी में लिखा हुआ है कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर, कि जिसने दुनिया भर को मौत बेची वह आदमी चल बसा। अब उसको ये लगा तो इसका मतलब यह है कि मेरी पहचान सिर्फ मर्चेंट ऑफ डेथ की रह जाएगी। तब उसने किसी मित्र ने भी सुझाव दिया, और किसी जो उसके नज़दीकी लोग थे, उसके प्रशंसक थे, उन्होंने भी सुझाव दिया कि मियाँ अपनी छवि को बदलो। यदि ये छवि लेकर तुम आगे बढ़े या चलते रहे तो निश्चित रूप से यही ऑबिचुअरी जो आज भ्रमवश किसी और नोबेल के मरने पर छपी है, ये वस्तुतः तुम्हारे बारे में रिपीट होगी, और तुम्हें खुद अपने आप पे शर्म आएगी, तुम जहाँ कहीं भी होवोगे।
तब उसने ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना की और उसको सभी विधाओं के लिए निर्धारित किया। और उसमें जो राशि है, ये राशि वही है जो डायनामाइट के आविष्कारक ने एक ट्रस्ट के रूप में, एक समिति के रूप में स्थापित की थी। और ये ज़रूर उसने सुनिश्चित बनाया था कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता ना हो। कृति या शोध के क्षेत्र में जो शिखर पर है उसी को सम्मान मिले। और मित्रों, इस तरह से ये दास्तान इस बार एनी एनेक्स के नाम पर जाके एक मोड़ ले रही है। और अभी तो और बहुत सारे पुरस्कार आने हैं, शांति पुरस्कार भी आना है, नोबेल शांति पुरस्कार, वही पुरस्कार जिसके लिए 3 बार हमारे महात्मा गांधी का नाम नामित भी हुआ और तीनों बार वो नाम रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि उसने जो मापदंड कृतियों या शोध के बारे में स्थापित करवाए थे विशेषज्ञों की राय लेकर, वो आज भी कायम है। धन्यवाद।